तो बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे, पद्म अवार्ड्स की बात करेंगे। राष्ट्रपति भवन में हुए प्रोग्राम के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साल 2023 के पद्म अवार्ड्स तकसीम किए। इस दौरान साबिक मरकजी वजीर एस.एम. कृष्णा को पद्म विभूषण और कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण से नवाजा गया। एकासायर के फाउंडर अंजहानी राकेश झुनझुनवाला को पद्मश्री बाद अज मर्ग से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर के संतूर कारीगर गुलाम मोहम्मद को आर्ट के जुमरे में पद्मश्री अवार्ड मिला। गुलकारा सुमन कल्याणपुर को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना की ताजा सूरत हाल और सेहत के शोबे की तैयारियों पर बुध को आला सतह की जायजा मीटिंग ली। मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया, वजीर सेहत मनसुख मांडविया, ICMR के राजीव बहल, नीति आयोग के VK पॉल, दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला, PMO के अफसरान व दीगर मौजूद रहे। मीटिंग में अवामी सेहत के शोबों की तैयारियों का जायजा लिया गया। मुल्क में कोरोना के केसों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कोरोना के केसों में इजाफे ने तशवीश बढ़ा दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1134 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। साल 2023 में एक दिन में ये सबसे ज्यादा केसेस हैं। हिंदुस्तान में रोजाना पॉजिटिव रेट इस वक्त 1.09% है, 0.9% है, जबकि हफ्तावारी शरह 0.98% है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 7026 हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर पंजाब से है। भगोड़े खालिस्तानी हामी अमृतपाल सिंह की तलाश लगातार जारी है। अमृतपाल सिंह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पंजाब पुलिस ने बुध को अमृतपाल के जलूपुर खेड़ा में वाक़े घर का पहुंचने का सिलसिला शुरू किया। पुलिस ने बैरूनी फंडिंग के मामले में अमृतपाल की अहलिया किरणदीप कौर से पूछताछ की। उधर सिक्योरिटी एजेंसियों को यह शक है कि अमृतपाल बॉर्डर के रास्ते बैरून मुल्क फरार हो सकता है। ऐसे में बॉर्डर नेपाल और पाकिस्तान बॉर्डर पर SSB और BSF को अलर्ट रखा गया है। राजस्थान से उत्तराखंड तक छापेमारी की जा रही है। अब तक अमृतपाल के 154 हामियों और साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ एक और FIR दर्ज की है। इनका जो रोल था चारों का, इसमें जो लॉजिस्टिक्स जो प्रोवाइड की है इन्होंने, लाइक मोटरसाइकिल प्रोवाइड की है, फिर कार प्रोवाइड की है, उसमें इनका रोल था। और जो रोल था इनका, उस हिसाब से हमने कार्रवाई की है इन पे जी। हमने टोटली 4 बंदे पकड़े हैं अभी तक हमने जी। इससे पहले नहीं, इससे पहले तो नहीं, इससे पहले अभी नहीं, ये 4 ही पकड़े हैं अभी तक। सर, क्या और नाम सामने आने की अभी उम्मीद? अभी देखो, जिसके बाइक्स हैं, जिन्होंने बाइक प्रोवाइड की है, ठीक है, वो कौन है वो आप सामने लेके आएंगे सारी बात जी। आगे बढ़ेंगे, शराब घोटाला मामले में दिल्ली की साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक अदालती तहवील में भेज दिया गया है। ईडी ने आज मनीष सिसोदिया की आगे की रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद अदालत ने सिसोदिया को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया। समाअत के दौरान सिसोदिया ने जेल में पढ़ने के लिए कुछ और किताबें मांगने की अर्जी दी। इस पर कोर्ट ने कहा जो किताबें वो चाहते हैं उनको दी जाए। सिसोदिया को ईडी की 5 दिनों की रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया। उधर दिल्ली के वजीर खजाना कैलाश गहलोत ने बुध को 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस मौके पर कैलाश गहलोत ने कहा, सेहत और तालीम के शोबों के अलावा शहर के बुनियादी ढांचे, साफ सफाई और ट्रांसपोर्ट की सहूलतों को बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। 2022 और 23 के बजट में तालीम के शोबे में सबसे ज्यादा 16,278 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। बजट में जमुना नदी की सफाई, कूड़े के पहाड़ों से निजात, 1600 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू करने, 26 नए फ्लाईओवर्स समेत कई बड़े ऐलानात किए गए। स्पष्ट करना चाहूँगा कि साफ, सुंदर और मॉडर्न दिल्ली के लिए मेरे ख्याल से आज से पहले कभी इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, और शायद अगर पूरे देश की बात करें तो किसी भी राज्य में इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जहाँ बड़ी चीज़ों से लेके छोटी छोटी चीज़ों के पे अगर काम किया है और इतना बारीकी में हम गए हैं, तो इस प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आज से पहले कभी नहीं बना।
और जो बात आप कह रहे हैं महिला मोहल्ला क्लिनिक की, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मेट्रो स्टेशन ही नहीं बल्कि जहाँ भी ज़रूरत होगी उसकी, वहाँ पर हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे महिलाओं के लिए। और दूसरा आपने कहा मोहल्ला बस, ये भी पहली बार होगा दिल्ली के इतिहास में कि जो लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की को माइंड में रखते हुए छोटी जो बसें हैं, 9 मीटर की बसें जो हैं, वो दिल्ली सरकार उनको डिप्लॉय करेगी, खरीदेगी और जनता को जो फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी देगी। तो वहीं बजट पर वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कैलाश गहलोत ने बेहतरीन बजट पेश किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में तेजी से तरक्याती काम किए जा रहे हैं, दिल्ली के आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है। केजरीवाल ने कहा कि हमें मिलकर दिल्ली को मजीद तरक्की की समत गामजन करना है। और मैं कैलाश गहलोत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जिस किस्म का बजट दिल्ली के लिए पेश किया, इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है। हर तबके के लिए, गरीब, अमीर, आदमी, औरत, सबके लिए, हर वर्ग के लिए, हर आयु के लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। सबसे पहली बात कि दिल्ली, सभी सर्वे ये दिखाते हैं कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। और उसका कारण है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को कई सारी चीजें मुफ्त में मुहैया कराती है। बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य मुफ्त है, महिलाओं के लिए बस का सफर मुफ्त है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इतनी सारी चीजें मुफ्त मुहैया कराने के लिए जाहिर तौर पे पैसे की जरूरत होती है। बाकी सरकारें कुछ भी मुहैया नहीं कराती मुफ्त, फिर भी वो सरकारें घाटे में चलती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी सारी चीजें मुफ्त मुहैया कराती है, फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार फायदे में चलती है। आज भी घाटे का बजट प्रेजेंट नहीं किया, नफे का बजट ही प्रेजेंट किया है। नेट हरा ही बजट है। तो जितनी मुफ्त चीजें थी वो सारी जारी रखी गई हैं, जिससे एक आम आदमी को दिल्ली के अंदर महंगाई से जो राहत है वो जारी रहेगी। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने कदम पहले से उठाए जा रहे थे वो सारे जारी रहेंगे। जैसे जितनी फेसलेस सर्विसेज हैं, वो फेसलेस सर्विसेज जितनी हैं वो जारी रहेंगी और उनको एक एक करके और अन्य डिपार्टमेंट्स में भी लागू किया जाएगा। जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हैं, जिसकी वजह से दलालों से लोगों को छुटकारा मिला, वो सारी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी जारी रहेंगी। आगे बढ़ेंगे। मुल्क के किसी भी हिस्से में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। रुयत हिलाल कमेटी जामा मस्जिद दिल्ली ने चांद नजर नहीं आने की तस्दीक की है। मरकजी चांद कमेटी फिरंगी महल, भोपाल हिलाल कमेटी, इदारे शरिया बिहार समेत दिगर रुयत हिलाल कमेटियों ने भी ऐलान किया है कि कहीं भी चांद नजर नहीं आया, इसलिए 24 मार्च बरोज जुमा पहला रोजा होगा। लखनऊ या मुल्क के किसी भी हिस्से में से चांद नजर आने की कोई खबर या तस्दीक मौसूल नहीं हुई है, लिहाजा कल यानी 23 मार्च को इंशाअल्लाह तरावी अदा की जाएगी और 24 मार्च 2023 को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह रोज़े रखे जाएंगे। और मेरी तमाम रोज़ेदारों से गुजारिश है कि अपने लिए और अपने घर वालों की हिफाजत और तामीर तरक्की की दुआओं के साथ साथ अपने मुल्क की हिफाजत और तामीर तरक्की के लिए ज़रूर दुआएं करें। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम रोज़ेदारों को गाइडलाइन दी गई है कि ज़ाहिर सी बात इस माह मुबारक में रोज़ों का अहतमाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा महीना अल्लाह की इबादत में गुजारें। इस बात की कोशिश करें कि अपनी ज़ात से किसी को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ ना हो और तरावी का खुसूसी अहतमाम करें। तरावी में कम से कम एक कुरान मजीद ज़रूर सुनें। और इस साल ईदगाह लखनऊ में औरतों के लिए भी नमाज तरावी का खुसूसी अहतमाम किया गया है। फिलहाल इसी के साथ देश प्रदेश में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में भी कहीं माह रमजान का चांद दिखाई नहीं दिया। भोपाल की तारीखी मोती मस्जिद में रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया। राजधानी भोपाल में मतला साफ था, लेकिन भोपाल समेत कहीं से भी चांद देखने की इत्तला नहीं मिलने के बाद रुयत हिलाल कमेटी के सदर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने 23 मार्च से तरावीह की नमाज अदा करने और 24 मार्च को पहला रोजा रखने का ऐलान किया। हिलाल की हमारी कमेटी अभी मजलिस मुनक़िद हुई। मतला भोपाल में साफ था और
हिंदुस्तान से कहीं से भी इत्तला नहीं मिली चांद देखने की। तो इंशाल्लाह 24 मार्च बरोज़ जुमा इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा और कल शाम यानी 23 की शाम से इंशाल्लाह तरावी शुरू होगी। हम तमामी को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को पूरी इंसानियत के लिए, पूरी उम्मत के लिए बायस बरकत, बायस रहमत बनाए। और हमारे तमाम ईमान वालों से ये कहना है कि रमज़ान के रोज़े का एहतमाम कीजिए, कुरान सुनने का एहतमाम कीजिए, कुरान पढ़ने का एहतमाम कीजिए और खूब दुआ का एहतमाम कीजिए। अल्लाह ताला इस रमज़ान को पूरी इंसानियत के लिए, पूरी उम्मत के लिए खैर और भलाई का ज़रिया बनाए। बिहार के क़याम को 111 बरस मुकम्मल हो गए हैं। बिहार दिवस पर रियासत भर में प्रोग्राम मुनक्किद हुए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के तमाम बाशिंदों को बिहार दिवस की मुबारकबाद दी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने भी बिहार के लोगों को मुबारकबाद देते हुए एक मरतबा फिर रियासत के लिए खुसूसी दर्जे की मांग की। हम दिलो जान से करते हैं दोस्ती यारी, इज्जत से कहा करो हम है बिहारी। 22 मार्च यानी बिहार दिवस। हमारा बिहार 111 साल का हो गया और बुधवार से बिहार दिवस 2023 की शुरुआत भी हुई। गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। बिहार के लोगों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना की। बिहार की प्रगति, जब युवाओं में शक्तियां आएंगी तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसीलिए आप सब लोगों को हम यही कहेंगे और आप जानते ही हैं किस तरह से लोगों को मदद दिया जा रहा है। शुरू तो किया था SC/ST के लिए, बाद में हम लोगों ने कर दिया अति पिछड़े के लिए भी और अब तो हम लोगों ने सबके लिए कर दिया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बिहार के गौरवशाली इतिहास को याद दिलाते हुए बताया कि बिहार सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। 10 लाख नहीं, इसी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार की व्यवस्था की बात की ऐतिहासिक दिन में। तो इसलिए चाहे शिक्षा हो, हर एक क्षेत्र में हम लोग जो है काम कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, सारी प्रक्रिया जो है अंतिम मोड़ पर है। सारी चीजें जो वादा किया है नौकरी का, उसको हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हो या 57 की क्रांति, बिहार ने हमेशा देश को दिशा दिखाने की कोशिश की है। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रांत से अलग होकर अलग राज्य बना, लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2010 में बिहार दिवस की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक बिहार दिवस पर भव्य समारोहों का आयोजन होता आ रहा है। आप समझ लीजिए कि विकास का दर हमारा बढ़ रहा है। 2009 से ही विकास का दर बढ़ने लगा है और कोई कोई साल तो हाईएस्ट था। तो इस तरह से बिहार का दर बढ़ रहा, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद और सब कुछ करने के बाद तो अभी तो स्थिति नहीं न है जी। अब आप समझ लीजिए कि जितने भी लोग हैं इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार दिवस 3 दिनों तक चलेगा, जिसकी शुरुआत बुधवार से हो गई। युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम पर इस बार बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ रजनीश कुमार और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नवरात्रि से लाडली बहना स्कीम को लेकर तशहीरी मुहिम शुरू कर दी गई है। सीएम हाउस में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिवराज सिंह चौहान ने खवातीन को स्कीम की जानकारी दी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि बहनों के एहतराम में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शक्ति के महापर्व नवरात्रि पर सीएम शिवराज ने लाडली बहनों से संवाद किया।
सीएम हाउस में हुए इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बना हूं। लाडली बहनों के खातों में 1-1 हजार रुपये हर महीने डाले जाएंगे। साथ ही कहा कि लाडली बहनों के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पैसा अगर हाथ में तो इज्जत भी बढ़ेगी, पैसा अगर हाथ में तो सम्मान भी बढ़ेगा, पैसा अगर हाथ में है तो आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। फिर मेरी नेहा और रोहिणी जैसी बेटियां भी कहेंगी कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे हाथ में पैसा, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। सीएम शिवराज ने शराब के हाथों को बंद करने के फैसले की जानकारी भी दी और कहा कि इससे जरूर बदलाव आएगा। साथ ही महिलाओं से 1 अप्रैल को जागरूकता रैली में शामिल होने की अपील भी की है। 1 तारीख को जुलूस निकालना तुम सब भी कि आज का दिन शराब से मुक्ति का दिन है। 1 अप्रैल ज्यादा दिन नहीं है। आज कितने हो गए? 22 हो गई। अब कोई विकल्प नहीं है। पीने वाला अगर है तो बोतल लेके घर में ही जाना पड़ेगा। घर बेटा भी है, बेटी भी है, और पत्नी भी है, और मां भी है। तो कई के तो वैसे ही हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, क्या वैसे कैसे करूं मैं? और जिनके नहीं हो उनके लिए डंडा ही तैयार रखना है कि भाई हम नहीं पीने देंगे। लाडली बहना योजना को लेकर शिवराज अलग अलग जिलों में बहनों को जानकारी दे रही हैं। योजना को चुनाव के नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। ऐसे में असेंबली से लेकर सड़क तक घमासान जारी है। बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, तो सरकार की जानिब से भी पलटवार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कोल पर केमिकल लोचा देखने को मिला। सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने सवाल उठाया, जिसका जवाब खुद सीएम भूपेश बघेल ने दिया। सदन में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने गारी-पेलमा कोल ब्लॉक का मुद्दा उठाया था। रायगढ़ कोल ट्रांसपोर्टेशन के रेट और टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। रमन सिंह का आरोप था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा दर पर टेंडर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि पैसा कहां जा रहा है। इस सवाल के जवाब में असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। जवाब में बताया कि 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर की ट्रांसपोर्टिंग के लिए 466 रुपया प्रति मेट्रिक टन कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए घरघोड़ा रेलवे साइडिंग के लिए दिया गया, और 80 किलोमीटर के लिए 683 रुपया। जब साउथ ईस्ट कोलफील्ड कहता है कि ये पूरी ट्रांसपोर्टिंग जो 40 किलोमीटर के अंदर है, जिसमें 466 रुपया दिया गया है, ये 232 रुपया में हो सकता है। लोकल ट्रांसपोर्टर पूरे कोरबा के और पूरे उस इलाके के रायगढ़ के और पूरे छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के रेट में हम काम करने को तैयार हैं। 211 रुपया में उपलब्ध होने के बाद भी 466 रुपया 40 किलोमीटर की दर के रेट में ट्रांसपोर्टिंग का काम दिया गया। मेरा प्रश्न सीधा यही है, और ये प्रश्न मैंने मंत्री जी से पूछा कि 40 किलोमीटर में 225 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 210 रुपया जो अतिरिक्त पैसा जा रहा है वो किसके खाते में जा रहा है? रमन सिंह ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ाकर गड़बड़ी का घोर आरोप लगा रहे हैं। सदन में रमन सिंह के इन आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। इस दौरान सीएम ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि किलोमीटर के हिसाब से एससीसीएल खदान के भीतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेट निर्धारित है। टेंडर पिछली सरकार में किया गया था और नियम बनाया गया था। अलग अलग खदानों के लिए अलग अलग रेट आता है। रमन सिंह ने इस मामले की जांच। फिलहाल इसी के साथ देश प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए टॉप 10। नमस्कार।